चलिए एक सफर पर चलते हैं। आज से करीब 3,500 साल पहले। जरा सोचिए, एक तरफ सिंधु घाटी की महान सभ्यता अपने आखिरी दिन गिन रही थी और दूसरी तरफ इसी भूमि पर एक बिल्कुल नए युग का, एक नई संस्कृति का सूरज उग रहा था। तो आखिर सवाल ये उठता है कि जब हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो जैसे बड़े बड़े शहर खामोश हो गए तो उनकी जगह किसने ली? कौन थे वो लोग जिन्होंने भारत के आने वाले हजारों सालों की कहानी लिख दी? आइए आज इसी दिलचस्प सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो इस सफर में हम देखेंगे कि वैदिक युग की शुरुआत कैसे हुई, उनका समाज, उनकी जिंदगी और अर्थव्यवस्था कैसी थी, सत्ता, राजनीति और युद्ध के क्या मायने थे, उनके देवी देवता, भजन और दर्शन क्या थे, और आखिर में उनकी वो कौन सी विरासत है जो आज भी हमारे साथ है। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं बिल्कुल शुरू से। वैदिक युग का उदय, एक नई जमीन और कुछ नए लोग। तो देखिए, इतिहासकारों का मानना है कि करीब 1500 ईसा पूर्व के आसपास आर्य भारत आए। लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल है, ये लोग आखिर आए कहाँ से थे? और इस पर सदियों से एक लंबी बहस चली आ रही है। किसी ने कहा यूरोप से, तो लोकमान्य तिलक जैसे महान विचारक ने कहा कि वे आर्कटिक सर्कल यानी उत्तरी ध्रुव से आए थे। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि वे यहीं भारत के ही मूल निवासी थे। मगर आज जो थ्योरी सबसे ज्यादा मानी जाती है वो है मैक्स मुलर की, जो कहती है कि वे सेंट्रल एशिया यानी मध्य एशिया से आए थे। अब इस पूरे वैदिक काल को हम आसानी से समझने के लिए दो हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला हिस्सा है ऋग्वैदिक काल, जो 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक का था। इस समय में ये लोग सप्त सैंधव प्रदेश में बसे, मतलब सिंधु और उसकी सहायक नदियों के आसपास। और फिर आता है दूसरा हिस्सा, उत्तर वैदिक काल, जो 1000 से 600 ईसा पूर्व तक चला। इस दौरान ये लोग और आगे बढ़े, गंगा यमुना के विशाल मैदानों तक फैल गए। तो ये तो हुई शुरुआत की बात। अब जरा और गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि इन लोगों का समाज कैसा था, उनकी रोजमर्रा की जिंदगी कैसी थी और वे अपनी रोजी रोटी कैसे चलाते थे। एक बात तो साफ है, वैदिक सभ्यता कोई शहरी सभ्यता नहीं थी, ये एक ग्रामीण सभ्यता थी, मतलब गांवों में बसी हुई। इनकी पूरी अर्थव्यवस्था खेती और पशुपालन पर टिकी थी। और हाँ, पशुओं में गाय का स्थान सबसे ऊपर था, सबसे पवित्र। वो सिर्फ एक जानवर नहीं थी, बल्कि दौलत और इज्जत का सिंबल थी। अच्छा, उस जमाने में सिक्के विक्के नहीं होते थे, तो व्यापार कैसे होता था? सिंपल, बार्टर सिस्टम से, यानी एक चीज के बदले दूसरी चीज। धातु की बात करें तो ये लोग तांबा और सोना तो इस्तेमाल करते ही थे, लेकिन बाद में इन्हें लोहा भी मिला, जिसे ये लोग कृष्ण अयस कहते थे, मतलब काला धातु। अब यहाँ एक बहुत ही जरूरी और सोचने वाली बात सामने आती है, और वो है महिलाओं की स्थिति। देखिए, ऋग्वैदिक काल में महिलाओं को समाज में बहुत सम्मान दिया जाता था। घोषा, लोपामुद्रा जैसी कई पढ़ी लिखी महिलाएं थीं जिन्होंने वेदों के मंत्र तक लिखे। सोचिए, वे सभाओं में जाती थीं, उन्हें शिक्षा का पूरा अधिकार था। लेकिन जैसे जैसे हम ऋग्वैदिक काल से उत्तर वैदिक काल की तरफ बढ़ते हैं, ये पूरी तस्वीर धीरे धीरे बदलने लगती है। महिलाओं की आज़ादी पर पाबंदियां लगने लगी और समाज में उनका दर्जा पहले जैसा नहीं रहा। ठीक है, समाज और घर परिवार की बात तो हो गई। अब ये देखते हैं कि इनका राजकाज कैसे चलता था, मतलब सत्ता, राजनीति और युद्ध। इन्होंने अपने राज्य की बुनियाद कैसे रखी? इनका जो शासन का तरीका था ना, वो काफी सरल था। लेकिन इसमें एक बहुत ही दिलचस्प बात है। यहाँ हमें डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र की एक बहुत ही शुरुआती झलक दिखती है। ऐसा क्यों? क्योंकि कुछ मामलों में राजा को जनता ही चुनती थी। और हाँ, राजा अकेला ही सारे फैसले नहीं लेता था, उसे सलाह देने के लिए दो बहुत जरूरी संस्थाएं थीं। एक थी सभा, जिसमें कबीले के बड़े बूढ़े और खास लोग होते थे, और दूसरी थी समिति, जिसमें कबीले के आम लोग शामिल होते थे। मतलब ये दोनों मिलकर एक तरह से राजा की ताकत पर कंट्रोल रखती थीं। इस दौर की सबसे मशहूर और सबसे बड़ी घटनाओं में से एक है 10 राजाओं का युद्ध, यानी 10 राजाओं का युद्ध। ये एक जबरदस्त लड़ाई थी जो रावी नदी के किनारे लड़ी गई। एक तरफ थे भरत वंश के राजा सुदास और दूसरी तरफ थे 10 राजाओं का एक पूरा गठबंधन। और इस भयंकर लड़ाई का नतीजा क्या हुआ? राजा सुदास की जीत हुई, और इस जीत ने उस इलाके में उनकी ताकत को हमेशा के लिए स्थापित कर दिया। चलिए, तो हमने समाज देख लिया, राजनीति देख ली। अब उस चीज की बात करते हैं जो वैदिक सभ्यता की आत्मा थी, उनका धर्म, उनके देवता, उनके भजन और उनका जीवन को देखने का नजरिया। यहाँ भी एक बड़ी दिलचस्प बात है। वैदिक लोग
मूर्ति पूजा नहीं करते थे। वो प्रकृति की ताकतों की पूजा करते थे, यज्ञ और मंत्रों के जरिए। उनके सबसे बड़े देवता थे इंद्र, जिन्हें वो युद्ध और बारिश का देवता मानते थे। फिर थे अग्नि, जो इंसानों और देवताओं के बीच मैसेंजर का काम करते थे। और थे वरुण, जो इस पूरी कायनात के नियमों को बनाए रखते थे। इनके अलावा सोम, उषा जैसे कई और देवी देवताओं की भी वो उपासना करते थे। अब ये सारा ज्ञान, ये सारे मंत्र, इनका सोर्स क्या है? वो हैं हमारे 4 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऐसी मान्यता है कि इन्हें महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास ने इकट्ठा किया था, यानी संकलित किया था। और इन सब में ऋग्वेद जो है वो सबसे पुराना और सबसे अहम माना जाता है। और हाँ, हम सब ने जो विश्व प्रसिद्ध गायत्री मंत्र सुना है, ओम भूर्भुवः स्वः, वो भी इसी ऋग्वेद से लिया गया है। ये एक मंत्र ही उस युग की आध्यात्मिक ऊंचाई को बताने के लिए काफी है। इसी दौर में हमें वर्ण व्यवस्था की शुरुआत भी दिखती है। ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में एक सिंबॉलिक जिक्र आता है कि कैसे एक विराट पुरुष के शरीर के अलग अलग हिस्सों से 4 वर्णों की उत्पत्ति हुई, जैसे मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, जांघों से वैश्य और पैरों से शूद्र। अब यहाँ एक बहुत जरूरी बात है। शुरुआत में ये व्यवस्था काम पर यानी कर्म पर आधारित थी, लेकिन धीरे धीरे वक्त के साथ ये जन्म पर आधारित हो गई और काफी कठोर भी होती चली गई। इतना ही नहीं, जीवन को सही तरीके से जीने के लिए भी एक सिस्टम बनाया गया, जिसे हम आश्रम व्यवस्था कहते हैं। इसमें इंसान की उम्र को 100 साल का मानकर उसे 4 स्टेज में बांटा गया। पहला स्टेज 25 साल की उम्र तक, ब्रह्मचर्य आश्रम, मतलब पढ़ाई लिखाई का समय। फिर 25 से 50 तक गृहस्थाश्रम, जब परिवार की जिम्मेदारियां निभाई जाती थी। 50 से 75 तक वानप्रस्थ, जब लोग समाज सेवा के लिए खुद को समर्पित करते थे। और आखिर में सन्यास, जब सब कुछ छोड़कर सिर्फ मोक्ष की तलाश की जाती थी। तो ये तो हो गया इतिहास, पर अब बात करते हैं उस सबसे जरूरी चीज की, यानी वो विरासत जो वैदिक सभ्यता हमारे लिए छोड़ गई। एक ऐसी विरासत जो आज भी भारत की रूह में, उसकी आत्मा में जिंदा है। सोचकर देखिए, वैदिक सभ्यता सिर्फ इतिहास की किताब का एक चैप्टर नहीं है। आज भारत की कई भाषाओं की जननी संस्कृत भाषा, उपनिषदों का वो गहरा ज्ञान जो दुनिया को हैरान करता है, यज्ञ और हवन की परंपराएं, जन्म से लेकर मृत्यु तक के संस्कार, इन सब की जड़ें उसी वैदिक काल में हैं। ये आज भी हमारी संस्कृति का एक अटूट हिस्सा हैं। तो अगर एक लाइन में कहें तो इसी युग ने भारत को उसकी वो बुनियादी पहचान दी, ज्ञान की भूमि, संस्कृति की भूमि और आध्यात्म की गहरी खोज की भूमि। तो ये थी कहानी भारत की प्राचीन वैदिक सभ्यता की। अब आखिर में एक सवाल, अगर किसी को उस वैदिक काल में जीने का मौका मिले तो वो क्या बनना पसंद करेगा? एक ज्ञानी ऋषि, एक वीर योद्धा, एक मेहनती किसान या फिर एक कुशल व्यापारी? इस पर सोचिएगा जरूर।